अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर। पढ़ना लिखना, मेरे बापूजी बहुत पढ़े लिखे हैं। अपनी कंपनी के साहब से अंग्रेजी में बात करते हैं। चले ही जाना है, नजर चुरा के। आज हम जिस शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं वो कभी भारतीय सिनेमा की सबसे मासूम गुड्डी मानी जाती थी। लेकिन आज वही चेहरा लोगों को चौंका देता है। वही आवाज सुनते ही बहस शुरू हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे जवाब। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? What is going on? This is terrible. कैमरों के सामने झुंझलाहट और एक डायलॉग जिसने सबको हैरान कर दिया। मेरा नाम क्या है, जाइए पूछ कर आइए। मेरा नाम क्या है? हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए। एक दौर था जब इस अदाकारा ने अपने अभिनय से पूरे देश का दिल जीत लिया था। इसमें झूठ बोलने का क्या है साहब? एक तो हमने देखा नहीं और देखा भी होगा तो हमको याद नहीं। सादगी उनकी पहचान थी और मुस्कान उनकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन समय के साथ ऐसा क्या बदल गया कि आज लोग उन्हें बॉलीवुड की सबसे सख्त और अड़ियल शख्सियत मानने लगे। Don't you do that. Never push me. I hate being pushed. मैं कैसी लग रही हूँ? जब आप लोग मुझसे नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करूँ? Please stop taking pictures. I hate it. क्या ये सिर्फ गलत फहमियां हैं या इसके पीछे कोई कड़वा सच छुपा है? क्या अपने बेटे के घर परिवार में दखल की वजह से उनका नाम विवादों में आया? क्या परिवार की इज्जत को लेकर उनकी सोच बाकी सब पर भारी पड़ती रही? जिस मासूम बच्ची को अपने जमाने की एक बड़ी अदाकारा ने देखते ही फिल्मों में काम दिला दिया था, उसी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सदी के महानायक को उनसे शादी करने का फैसला लेना पड़ा? कैसे उन्होंने अपने पति को एक दूसरी औरत के चंगुल से बाहर निकाला? और वो कौन सी बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी जिन्हें भरे समाज में सरेआम थप्पड़ जड़ दिया गया? आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। एक साधारण कदकाठी वाली लड़की कैसे बनी बॉलीवुड के दिग्गजों के लिए चुनौती? पढ़ना लिखना, मेरे बापूजी बहुत पढ़े लिखे हैं। अपनी कंपनी के साहब से अंग्रेजी में बात करते हैं। और जब करियर अपने शिखर पर था तो अचानक सिनेमा से दूरी क्यों बना ली? ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। दोस्तों, आज हम ऐसे ही अनसुने किस्सों और छुपे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको चौंका भी देंगे और सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की वही गुड्डी जिसकी मासूम मुस्कान पर सिनेमा का एक दौर फिदा था, जया भादुरी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। इस मशहूर अदाकारा का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता तरुण कुमार भादुरी अपने समय के चर्चित कवि, साहित्यकार और एक सम्मानित पत्रकार थे। मां का नाम था इंदिरा भादुरी। तीनों बहनों में यह पिता की सबसे दुलारी थी। घर में पढ़ाई को लेकर सख्त माहौल था, लेकिन यह लड़की शरारत और चंचलता से भरी हुई थी। चलती है तो चल, दोबारा दिखेगी तो क्या हुआ? क्या एक्टिंग की है धर्मेंद्र। खेल कूद हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल में हर मंच पर यह सबसे आगे रहती थी। क्या सिनेमा के सिवा और कुछ नहीं सोच सकती? सच, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। हल्ला गुल्ला नाच गान। 1966 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें प्रधानमंत्री के हाथों बेस्ट एनसीसी कैडेट का पुरस्कार मिला, लेकिन दिल तो बचपन से ही सिर्फ सिनेमा में अटका हुआ था। पिता लेखक थे तो फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियों से उनके संपर्क पहले से थे। एक दिन उन्होंने बेटी को फिल्म की शूटिंग दिखाने का फैसला किया। बस यही वो दिन था जब जिंदगी ने करवट ली। शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई उस दौर की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर से। उन्हें देखते ही इस बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब शर्मिला टैगोर खुद इस बच्ची की अदाकारी और मासूमियत से बेहद प्रभावित हो गई। भाभी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा, तो क्या हुआ? इसकी फिक्र आप क्यों?
उन्होंने कहा तुम फिल्मों में काम करोगी। इतना ही नहीं, शर्मिला टैगोर ने उसी वक्त कहा थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी मुलाकात सत्यजीत रे से करवाती हूँ। उन दिनों महान निर्देशक सत्यजीत रे अपनी फिल्म महानगर के लिए एक नई अभिनेत्री की तलाश में थे। जैसे ही उन्होंने इस लड़की को देखा, उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना किसी औपचारिक ऑडिशन के उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। उस वक्त यह लड़की महज 15 साल की थी। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट न रही हो, लेकिन इस नन्ही अभिनेत्री की खूब तारीफ हुई। फिल्म स्टार, तुम्हारी दारुण माना। इसके बाद उन्हें 2 और बंगाली फिल्में मिली, सुमन और धनी। ये अच्छा नहीं, ये दूसरा दे दो। पिता बेटी की मेहनत से खुश थे। उन्होंने उसका दाखिला करा दिया FTII, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में। वहां पहुंचते ही मानो इसके पंख लग गए। कड़ी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि इन्हें यहां से गोल्ड मेडल मिला। इस गोल्ड मेडल की चर्चा सिनेमा के गलियारों तक पहुंची और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंचे। संयोग ऐसा कि उसी दिन इस अभिनेत्री का स्टेज शो चल रहा था। शो खत्म होते ही ऋषिकेश मुखर्जी खुद चलकर आए, सर पर हाथ रखा और बोले तुम हीरोइन बन चुकी हो। यहीं से मिला फिल्म गुड्डी का ऑफर। धर्मेंद्र और असरानी जैसे बड़े कलाकारों के साथ पहली हिंदी फिल्म। तब भी मिली, मिल जाओ तब भी मिली, बस इस मेला मेली के चक्कर में मेरा नाम ही पड़ गया मिली। गुड्डी सुपरहिट साबित हुई और पहली ही फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। इसके बाद मानो फिल्मों की लाइन लग गई। कोरा कागज, जवानी दीवानी, बावर्ची, पिया का घर, परिचय, कोशिश, अनामिका, एक के बाद एक यादगार फिल्में। दोस्तों, अगर इनके करियर की बात हो तो एक नाम अपने आप सामने आता है, संजीव कुमार। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। संजीव कुमार खुद कहा करते थे, अनामिका में वो मेरी हीरोइन बनी, कोशिश में मेरी पत्नी, शोले में मेरी बहू। अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से। चाचा जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। परिचय में मेरी बेटी। बस अफसोस यही रहा कि किसी फिल्म में मैं उनका बेटा नहीं बन सका। दादाजी को चिट्ठी लिखी है। लिखा है तो जाकर ले जाए। क्यों? तू मेथी का साग बहुत अच्छा बनाती है ना, मैं भी बहुत पसंद। अब अगर जोड़ी की बात चल ही पड़ी है तो एक और जोड़ी का जिक्र जरूरी है, उस अभिनेता की जिसने एक वक्त पर लगातार 12 फ्लॉप फिल्में दी थी। चोट का पता ही नहीं चलता है, ना अंदर की चोट का ना बाहर की चोट। जिसके साथ कोई अभिनेत्री काम करने को तैयार नहीं थी। किसी को उसका कद बहुत लंबा लगता था तो किसी को उसकी आवाज। लेकिन इसी दौर में इस अभिनेत्री ने उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। नहीं साहब, हम किसी को नहीं पहचान सकते। ये मारा मारी रोज का लफड़ा, हम काहे को लफड़े में पड़े। फिल्म आई और इतिहास बन गया। कभी कुछ हो जाए तो सिर्फ 2 आदमियों पर एतबार करना, एक अनिल भैया पे, एक शेर खान। वादा किया गया था कि फिल्म हिट हुई तो लंदन घुमाने ले जाया जाएगा। हम स्विट्जरलैंड चलेंगे मिली। एल्प्स के ऊपर आसमान नीला गहरा होता है। जब यह बात उस अभिनेता के पिता हरिवंश राय बच्चन तक पहुंची तो उन्होंने एक सादा सा आदेश दे दिया, पहले शादी करो फिर कहीं घूमने जाना। मैंने लड़की पसंद कर ली। बाप रे, पसंद भी कर ली? हाँ। कौन है वो? और फिर 11 मई 1973 को फिल्म रिलीज हुई और फिर 3 जून 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई जो आगे चलकर सिर्फ सिनेमा की नहीं, पूरे देश की सबसे चर्चित कहानी बन गई। यह शादी बेहद सादगी के साथ संपन्न हुई। ना कोई शोर शराबा, ना तड़क भड़क, बस 2 लोगों का एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला। माथे लगे हैं यूं ऐसे चंदा तार। कहा जाता है कि जब ऋषिकेश मुखर्जी FTII में इस अभिनेत्री से मिलने आए थे तो उनके साथ एक लंबे कद का संघर्ष करता हुआ अभिनेता भी था। यहीं पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई। शायद उसी पहली नज़र में कुछ ऐसा जुड़ गया था जो आने वाले सालों में इतिहास बनने वाला था।
यह किस्सा भी मशहूर है कि साल 1972 में जब यह अभिनेत्री राजेश खन्ना की फिल्म बावर्ची में काम कर रही थी तो वह अभिनेता अक्सर उनसे मिलने शूटिंग पर पहुंच जाया करता था। जहां शूटिंग रुकती वहां बातें शुरू हो जाती। दोनों बातों में ऐसे खो जाते कि आसपास कौन है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह बात उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना को खटकने लगी। एक दिन उन्होंने चिढ़कर कह ही दिया, इस लड़के से मिलना बंद कर दो, इसका फिल्मी करियर खत्म है, यह लगातार फ्लॉप दे चुका है। लेकिन जो जवाब मिला वह इतिहास बन गया। बिना हिचक उस अभिनेत्री ने उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार के सामने कह दिया, आप मुझे सलाह मत दीजिए, देख लीजिएगा यही लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा पर राज करेगा। गला खराब हो जाएगा। और समय ने साबित कर दिया कि वह गलत नहीं थी। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है। शादी के बाद दोनों लंदन गए। लौट कर आए तो साथ में 2 फिल्में की, चुपके चुपके और शोले। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. इन फिल्मों के दौरान वह गर्भवती थी। मार्च 1974 में उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया और लगभग 2 साल बाद एक बेटे को। कहा जाता है कि जब वह शूटिंग के लिए बाहर जाती तो उनकी बेटी अक्सर घर में अकेली रह जाती। एक दिन मासूमियत से बेटी ने कह दिया, माँ तुम मेरी परवाह नहीं करती, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। यह बात भले ही बच्चे की मासूम शिकायत थी लेकिन माँ के दिल में घर कर गई। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया अब फिल्मों से दूरी। इधर पति की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। जिस अभिनेता को कभी कोई काम देने को तैयार नहीं था आज उसी के साथ काम करने के लिए अभिनेत्रियां बेताब थी। इसी दौर में एक और नाम उनकी जिंदगी में आया। मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी। अफवाहें बढ़ने लगी। पत्रिकाओं में रोमांस की कहानियां छपने लगी। हमसे मोहब्बत गुजर ना जाए घड़ियां। जब यह सब पत्नी तक पहुंचा तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। वह परिवार के कारण खामोश रही, सब सहती रही, अंदर ही अंदर टूटती रही। जिस पति का साथ उन्होंने हर मुश्किल में दिया था वही अब किसी और के करीब दिखने लगा था। आपने मुझे स्वीकार कर लिया? मैं तो खुद हैरान हूँ, दुनिया में इतने रूप देखे कि तेरे प्यार पे विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच एक निर्देशक ने तीनों को लेकर एक नई फिल्म की योजना बनाई। जब यह बात पत्नी को पता चली तो वह घबरा गई। उन्होंने निर्देशक से विनती की कि उस अभिनेत्री को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उस अभिनेत्री को यह पता चला तो उसने फिल्म के लिए बिना मेहनताना काम करने की पेशकश कर दी। अंततः वही अभिनेत्री फिल्म में बनी रही। पत्नी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी, बस घुटती रही। कहा जाता है कि एक दिन वह सीधे फिल्म के सेट पर पहुंच गई जहां दोनों हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे। आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। गुस्से में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। से भूल हो गई, हमका माफी दे दो। पूरा सेट सन्न रह गया। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ गई। कुछ समय के लिए दूरी भी आई। के साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मेरी भी जरूरत नहीं। इसी दौरान एक और निर्देशक ने तीनों को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई। पति ने हामी भर दी। एक अभिनेत्री तो तैयार ही थी। मामला आकर अटका पत्नी पर। काफी मनाने के बाद जब पत्नी ने कहानी का अंत सुना कि अंत में पति अपनी पत्नी के पास ही लौटता है तो वह मान गई। तुम कैसी हो? और फिल्म बनी, हिट हुई और लोगों ने कहा यह फिल्म नहीं तीनों की असली जिंदगी है। शूटिंग के दौरान एक दिन पत्नी ने उस अभिनेत्री को अपने घर खाने पर बुलाया। बातचीत हुई, घर दिखाया गया, लेकिन पति का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। जाते जाते पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अमित मेरे पति हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली।
परिवार को ही अपनी दुनिया बना लिया और इस पूरे मामले पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। हम पे वो कम है तुम्हारे गम का मौसम। लेकिन सवाल यहीं रह गया, क्या कोई औरत किसी आदमी को हमेशा बचाकर रख सकती है? क्योंकि इसके बाद भी हर नई फिल्म के साथ नई कहानियां जुड़ती रहीं, चाहे वह किसी भी अभिनेत्री का नाम हो। तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले। इसी बीच कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को ऐसी गहरी चोट लगी कि मामला सीधा जिंदगी और मौत का बन गया। पूरा देश दुआ कर रहा था। उस वक्त जया के लिए अमिताभ सिर्फ पति नहीं, उनकी पूरी दुनिया थे। उन्होंने बीते हुए सारे गिले शिकवे, हर बेवफाई, हर दर्द, सब कुछ भुला दिया। जया दिन रात अमिताभ की सेवा में लगी रही, मंदिरों में मत्था टेका, मस्जिदों में दुआ मांगी और हर उस दरवाजे पर गई जहां से उम्मीद की एक किरण मिल सके। अस्पताल में फिल्मी दुनिया का तांता लगा रहता, हर कोई अमिताभ की एक झलक पाने आता। उस दौरान रेखा भी पहुंची, लेकिन जया ने अमिताभ से मिलने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें एक झलक भी देखने नहीं दी गई। जो गुजरे हम पे वो कम है तुम। रेखा दूर खड़ी रही, खबरें आती रही कि वह आज भी मांग में सिंदूर भरती हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में चर्चाएं चलती रही। समय के साथ अमिताभ की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर मोड़ पर जया उनके साथ खड़ी दिखी। उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था, लेकिन पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब एक दौर ऐसा आया कि अमिताभ की फिल्में सिर्फ औसत चल रही थी, तब जया ने उनके लिए एक कहानी लिखी। यह फिल्म अमिताभ की पहचान बन गई। उस फिल्म के संवाद, उसका अंदाज, उसकी वेशभूषा आज भी लोगों की जुबान पर है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। साल 1997 में बेटी की शादी के बाद जया ने फिर से फिल्मों में लौटने का फैसला किया। कहा जाता है कि इसकी एक वजह अमिताभ की कंपनी का दिवालिया होना भी था। हालात यहाँ तक आ गए थे कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। लगभग 18 साल बाद जया ने फिल्मों में वापसी की और नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इन फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि अभिनय आज भी उनकी रग रग में बसा हुआ है। खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी। तू पूछेगा, हमें ढेर सारी खुशियाँ देगा और हमारे दुख दर्द कहीं दूर जाके छोड़ाए। इधर बेटी श्वेता की शादी हो गई। बेटे अभिषेक का विवाह विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से हुआ। परिवार में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दरारें दिखने लगी। कहा जाता है कि श्वेता ज्यादातर मायके में ही रहने लगी और पारिवारिक मामलों में दखल भी बढ़ गया। यह बात ऐश्वर्या को खटकती रही। परेशान हो चुकी हूँ करण, उलझती जा रही हूँ। अब न कोई मेरी बात पर यकीन करता है और न तुम्हारा। दोनों के बीच ईगो की टकराहट बढ़ती गई और हर बार जया अपनी बेटी के पक्ष में खड़ी रही। जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। धीरे धीरे मामला सास बहू के रिश्ते तक पहुंच गया। हमारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। हालांकि कैमरों के सामने जया हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती दिखी, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। ऐश्वर्या शादी के बाद फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन जया चाहती थी कि वह परिवार को समय दे। तुम्हारे पास है ही क्या देव, मेरे पास गुण भी है, रूप भी है और आज के बाद दौलत भी। जब ऐश्वर्या ने एक फिल्म साइन की तो जया ने इसका विरोध किया। उनका साफ कहना था, बच्चन परिवार की बहू ऐसे दृश्य नहीं कर सकती हैं। यहीं से तनाव और बढ़ गया। धीरे धीरे ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। Ambani International School. They are known all over for putting only the right ideas in their students. अभिषेक दोनों घरों के बीच फंसे रह गए। अफवाहें फैलने लगी कि तलाक होने वाला है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर, उसी प्यार की खातिर मैं 7 समंदर पार करके आई थी। लेकिन तभी एक स्कूल फंक्शन का वीडियो सामने आया जहां पूरा बच्चन परिवार एक साथ नजर आया। इससे तलाक की खबरों पर कुछ हद तक विराम लग गया। फिर भी हर चर्चा के केंद्र में एक ही नाम रहा, जया बच्चन। कहा गया कि उनकी वजह से घर में तनाव है, उनका स्वभाव कठोर हो चुका है। खुद अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है।
कैसी लग रही हूँ? कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं हमारे से। जब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? भीड़, कैमरे, अचानक फोटो उन्हें असहज कर देते हैं। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए। Stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. राजनीति में भी उनके बयान अक्सर विवादों में रहे। What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? भाषा को लेकर दिया गया बयान उन्हें भारी पड़ा। मामला इतना बड़ा कि अमिताभ बच्चन को खुद माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अफसोस यह है कि आज उन्हें उनके अभिनय, उनके त्याग या उनके संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि उनके गुस्से, उनकी कड़वाहट और विवादित बयानों के लिए याद किया जाता है। What is going on? What is going on? अब सवाल आपसे, क्या जया बच्चन का आज का गुस्सैल और सख्त स्वभाव उनकी अपनी फितरत है या फिर वह जिंदगी भर मिले धोखे, त्याग और दर्द का नतीजा है? आपके हिसाब से जया बच्चन की जिंदगी में सबसे बड़ा कारण क्या रहा? पति का रवैया, परिवार की उलझनें, बेटी बहू के बीच की खटास या फिर शोहरत के पीछे छुपा अकेलापन? भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। कोई पागल अपने आप को पागल नहीं समझता। फिर हमने कब कहा कि तुम पागल? क्या आपको लगता है कि जया बच्चन ने जो कुछ भी किया वह एक मां और पत्नी के तौर पर सही था, या फिर कहीं ना कहीं वो हालातों के सामने टूटती चली गई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, अमिताभ बच्चन, रेखा, श्वेता बच्चन या ऐश्वर्या राय? अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर खुशी अपनी थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई। सरग गमप गमग गमप